औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुबारक सदीक़ है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट द आलमार्क कॉलेज हवेलियाँ। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम हमने शुरू किया है और उसके कुछ टॉपिक्स हमने पहले वाले लेक्चर में कवर किए हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ और इनमें से नंबर 1 पे जो टाइप आ रही है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डिटेल से डिस्क्राइब करूँगा, डिटेल से डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। बाकी जो टाइप्स रहती हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग है, टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम है, मल्टी प्रोसेसर है, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम्बेडेड है, इन सब को इंशाल्लाह वन बाय वन एक एक वीडियो लेक्चर में मैं आगे जो है डिटेल से डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। आज का जो हमारा फर्स्ट टाइप है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डिस्कस करते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच का नाम से ही जाहिर है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कंबाइन करके, इकट्ठा करके सेम थिंग्स को एक जगह पे रखा जाता है। जिस तरह से कोई स्टूडेंट्स कोर्सेज कर रहे होते हैं, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहे होते हैं या कंप्यूटर का कोर्स कर रहे होते हैं, तो वो एक सेशन के अंदर, एक क्लास के अंदर या एक ही टाइम पीरियड के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स कर रहे होते हैं, वो हम ये कह देते हैं कि ये इंग्लिश का बैच है, ये कंप्यूटर साइंस का बैच है, ये DIT का बैच है। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ यानी बैचेस का नाम हम देते हैं, नाम से ज़ाहिर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यहाँ पे, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये टेक्निक आपने अभी समझनी है, इस पॉइंट को समझना है, वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आ जाए। वो स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल में सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लें और साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चले आते हैं अपने टॉपिक पे। बैच प्रोसेसिंग इज़ अ टेक्निक इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट्स द प्रोग्राम एंड डेटा jobs together in a batches before processing starts। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोग्राम्स को, डेटा को, जिसको हम जॉब्स का नाम भी देते हैं सम टाइम, उनको बैचेस की फॉर्म में प्रोसेसिंग से पहले इकट्ठा कर लेता है, कंबाइन कर लेता है। जो भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए आता है तो वो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कलेक्ट करके एक जगह पे रख लेता है, जिसको जॉब क्यूज कहते हैं। यानी कि सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि ऑल जॉब्स आर स्टोर्ड इन जॉब क्यूज अंटिल द कंप्यूटर इज रेडी टू प्रोसेस देम। यानी जितनी भी जॉब्स आती हैं, जितना भी डेटा या प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं, उनको कंबाइन कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है प्रोसेसिंग से पहले। जब कंप्यूटर सिस्टम रेडी होता है प्रोसेसिंग के लिए, तब जो है उसमें से सेम टाइप की जो जॉब्स होती हैं उनको कंबाइन करके एक ही पैकेट बनाकर, यानी एक ही बैच बनाकर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को असाइन कर देता है। और प्रोसेसर जो है वो बैचेस की फॉर्म में डेटा को एग्जीक्यूट करता है और उस दौरान जो यूज़र है वो उसके दरमियान इंटरेक्शन पैदा नहीं कर सकता, यानी इंटरप्ट नहीं कर सकता CPU को या सिस्टम को। नीचे डायग्राम है, मैं इसके थ्रू भी आपको ज़रा समझा देता हूँ। डायग्राम को ज़रा देखें तो ये कुछ जॉब्स आ रही हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 अप टू जॉब N। नेक्स्ट हमारे पास है, आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे सम टाइम हम कंप्यूटर ऑपरेटर भी कह देते हैं। ठीक है, कि जो ऑपरेट कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम को, ये जॉब्स को इकट्ठा करता है, कंबाइन करता है, ठीक है, बैचेस की फॉर्म में। फिर बैचेस बनाकर हर बहुत सारी जॉब्स एक बैच में होती हैं। ये नहीं है कि एक ही जॉब एक बैच में हो, सेम टाइप की जितनी भी जॉब्स होंगी उनको एक बैच में रखा जाएगा, दूसरी टाइप की दूसरे बैच में होंगी, थर्ड टाइप की थर्ड बैच में, अप टू सो ऑन। इस तरह ये CPU के पास जाएंगी और CPU इस दौरान जो है अपनी वर्किंग जब स्टार्ट कर लेगा, उस दौरान कोई यूज़र उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, कि उसमें कोई भी छेड़ नहीं कर सकता जब तक CPU अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता। ये भी माइंड में रख लें कि जब तक CPU ने अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं की, ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेसिंग के लिए
जॉब्स को सेंड नहीं किया सीपीयू के पास, या कंप्यूटर सिस्टम रेडी नहीं हुआ प्रोसेस के लिए, तब तक सीपीयू आइडियल रहता है, सीपीयू फ्री रहता है, वो कोई काम नहीं कर रहा होता। पॉइंट नंबर थर्ड है द यूजर टू सबमिट अ जॉब रिटन ऑन कार्ड्स और टेप टू अ कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जॉब्स जो होती हैं वो यूज़र सबमिट करता है। जिस तरह से मैं यूज़र हूँ तो मैंने सबमिट करनी है, तो मैंने पंच कार्ड, यहाँ पे कार्ड मैंने यूज़ किया है वर्ड, तो ये पंच कार्ड या फिर मैग्नेटिक टेप, इनकी मदद से कंप्यूटर ऑपरेटर को असाइन की जाती है। अब यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर ऑपरेटर को ये जॉब्स पंच कार्ड की मदद से या मैग्नेटिक टेप की मदद से असाइन कर देनी है, और वो उनके बैचेस अपने पास बनाएगा, उसके बाद उनको आगे सेंड करेगा। इसमें आपके पास पे रोल सिस्टम आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन और गैस बिल्स आ जाते हैं, जो मंथली बेसिस पे इनके बैचेस बन के एट द एंड ऑफ मंथ जो है इनको प्रोसेस किया जाता है। यानी पूरे मंथ में ये नहीं होता कि हर घर में डेली के डेली जो है बिल आते रहे, या हर यूनिट जो ही ज़ाया होती है उसका बिल चार्ज होता रहे, ऐसे नहीं होता। बल्कि ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आप जितनी भी यूज़ करेंगे आफ्टर मंथ जो है एक मंथ बाद आपको उसके चार्जेस पे करने होंगे। यानी एक बैच बनता जाता है डेली बेसिस पे, और मंथ के एंड पे आपको वो पेमेंट सबमिट करवानी होती है। इसी तरह से टेलीफोन है, अगर आपके घर में टेलीफोन यूज़ हो रहा है तो उससे आप कोई कॉल कर रहे हैं या इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको मंथली बेसिस पे बिल पे करना होता है। इसी तरह से गैस का बिल आता है, मंथली बेसिस पे होता है। यानी कि ये एक बैचेस की फॉर्म में बन रहा होता है। कोई यूज़र है वो शेयरली अपनी लेता है, तो वो भी ये नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट जॉब पे है तो वो डेली बेसिस पे या वो जो जो वो काम करता जाता है साथ साथ पैसे लेता जाता है, ऐसे नहीं होता। बल्कि वो एट द एंड ऑफ मंथ जो है अपनी पेमेंट वसूल करता है। इसमें एग्जांपल आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कौन सी है, IBM's ऑपरेटिंग सिस्टम 360, ये काफ़ी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपके पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वन बाय वन इनको भी चेक करते हैं। नंबर वन पे हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर वन एडवांटेजेस है रिपीटेड जॉब्स आर डन फर्स्ट इन बैच सिस्टम विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। जो भी जॉब्स रिपीट हो रही होती हैं, अगेन एंड अगेन प्रोसेस होना होता है, वो बगैर यूज़र की इंटरप्शन के फास्टली बैच की फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, कंप्लीट हो रही होती हैं। क्योंकि यूज़र की इंटरप्शन मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी सीपीयू या कंप्यूटर सिस्टम वर्क स्टार्ट कर लेता है तो उसमें यूज़र अपनी इंटरेक्शन नहीं कर सकता, यूज़र उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो जो भी जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो वो फिर फास्टली जो है वो डन हो रही होती हैं। नंबर टू पे है पॉइंट नंबर, you do not need special hardware and system supports to input data in batch system। कि अब कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको जो भी इनपुट डेटा प्रोवाइड किया जाता है बैचेस की फॉर्म में, उसके लिए किसी स्पेशल हार्डवेयर या किसी स्पेशल सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती उसको इनपुट डेटा देने के लिए। बेस्ट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस किया जाता है क्विकली, वहाँ पे ज़रूरत होता है डेटा को प्रोसेस करना, तो वहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बेस्ट है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली कंपनीज़ हैं, तो वो उनके पास पूरी कंट्री का या पूरे सूबे का जो है उनके पास सारा डिटेल होती है, तमाम बिलिंग का सिस्टम होता है मंथली बेसिस पे, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको मंथली बेस पे ये बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैंडल किया जा रहा होता है। बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। साथ साथ जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी इसका बेनिफिट है, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैच सिस्टम कैन वर्क ऑफलाइन सो इट मेक्स लेस स्ट्रेस ऑन प्रोसेसर। बैच सिस्टम जो होते हैं ये ऑफलाइन वर्किंग परफॉर्म करते हैं, मीन के जब एक पहले तो सिस्टम आइडियल रहता है, जब ये अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं तो यूज़र की इंटरेक्शन नहीं होती, यूज़र की इंटरेक्शन नहीं होगी तो प्रोसेसर पे स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगी, प्रोसेसर पे स्ट्रेस नहीं होगी तो वो अपना काम आसानी से एक ही काम में लगा होगा और वो अपना काम फास्टली और क्विकली परफॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पे
लेस स्ट्रेस ऑन प्रोसेसर। इसका मतलब मैं आपको ज़रा वाज़े करता चलूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब भी कोई यूज़र किसी भी सिस्टम पे काम कर रहा होता है, एक जॉब पे प्रोसेसर काम कर रहा है, यूज़र ने दूसरी जॉब भी उसको दे दी है, वो उसको छोड़ के स्विच करके दूसरी जॉब पे आ जाता है। यूज़र ने इसी लम्हे थर्ड कोई जॉब असाइन कर दी है, वो उसको स्विच करके थर्ड जॉब पे आता है, उसको ख़त्म करके फिर फर्स्ट जॉब पे जाता है। इस तरह से जो प्रोसेसर होता है वो अगेन एंड अगेन स्विचिंग का काम कर रहा होता है और उस पर इस तरह से बोझ ज़्यादा होता है। जब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको एक ही बार जो बैच मिल चुका है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, तब दूसरे बैच पे आएगा, फिर थर्ड बैच पे आएगा। यूज़र उसमें कोई इंस्ट्रक्शन करके अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। इस वजह से प्रोसेसर के ऊपर यानी सीपीयू के ऊपर स्ट्रेस कम होती है। ये एडवांटेजेस थी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेजेस में पहली डिसएडवांटेजेस तो इसकी ये है कि नो इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती। जब यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होगी तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर पाएगा, यानी कि उसने जॉब्स असाइन कर देनी है कंप्यूटर यूज़र को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्ज़ी है वो जॉब्स को किस तरह से कैसे बैचेस की फॉर्म में हैंडल करके सिस्टम के ऊपर प्रोसेस करवाता है। नो मैकेनिज्म टू प्रायोरिटाइज द प्रोसेस। प्रायोरिटी का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि कोई यूज़र किसी जॉब को पहले एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है तो उसमें उसको प्रायोरिटी असाइन नहीं कर सकता। अगर वो जॉब बाद में आई है, उससे पहले भी कोई जॉब मौजूद है, उससे पहले भी कोई बैच मौजूद है, तो वो पहले वाले बैच को एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर, जो बाद वाली बैचेज है उनको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी से किसी जॉब को पहले एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। नंबर थर्ड पे है सीपीयू इज़ ऑफन इन आइडियल। सीपीयू आइडियल रहता है, मीन के फ्री रहता है, वर्किंग में नहीं होता। तो इसका हमें लॉस ये होता है कि हमें तो ऐसा सिस्टम चाहिए होता है कि जिसमें सीपीयू आइडियल ना रहे, सीपीयू वर्किंग में लगा रहे और हमारा वर्क जो है वो चलता रहे। बिकॉज द स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लोअर देन सीपीयू। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं उनकी स्पीड सीपीयू के मुकाबले में बहुत कम होती है। वो अपना इनपुट आउटपुट का वर्क परफॉर्म करती हैं, तब तक सीपीयू जो है वो आइडियल रहता है, फ्री रहता है, कोई वर्किंग नहीं कर रहा होता। जब उनका काम कंप्लीट होता है फिर सीपीयू अपना वर्क स्टार्ट करता है। इस तरह से सीपीयू जब काम कंप्लीट करता है फिर इनपुट आउटपुट आती है। तो इस तरह से यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो स्लो रहें सीपीयू के मुकाबले में, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है जिसमें सीपीयू आइडियल रहता है, सीपीयू फ्री रहता है। ये डिसएडवांटेजेस थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।